अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पायरेंट्स, आई एम सत्यान अली फ्रॉम एमके प्रिपरेशन। आज से हम मैथमेटिक्स की वीडियो लेक्चर सीरीज का आगाज करने जा रहे हैं। मैथमेटिक्स की ये वीडियो लेक्चर सीरीज उन तमाम कैंडिडेट्स के लिए बहुत फायदेमंद होगी जो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उसमें मैथ आपके सिलेबस का हिस्सा है, चाहे वो 20 एमसीक्यूज के लिए हो या 50 एमसीक्यूज के लिए हो। मैथमेटिक्स की ये वीडियो लेक्चर सीरीज इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत फायदा देगी। इसमें हम वो तमाम टॉपिक्स कवर करेंगे जो आपके टेस्ट की रिक्वायरमेंट है, चाहे वो जनरल एबिलिटी टेस्ट है, चाहे वो वन पेपर का टेस्ट है या टीचिंग जॉब्स का टेस्ट है। किसी भी एग्जाम के लिए मैथ के जो टॉपिक्स तमाम पब्लिक सर्विस कमीशन ने अनाउंस किए हैं, हम वो सारे वन बाय वन कवर करेंगे। और आगाज हम करने जा रहे हैं नंबर सिस्टम से। ये सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है और देखने में आसान लगेगा, लेकिन हमने ये देखा है कि मोस्टली कैंडिडेट इसी में मिस्टेक करते हैं। अगर आपको ये आसानी से समझ में आ गया तो आगे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो आप बहुत अच्छे से कवर कर जाएंगे। तो सबसे पहले हम नंबर का कॉन्सेप्ट देखते हैं। नंबर मैथमेटिक्स का सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है और हम नंबर्स का यूज करते हैं अपनी डेली लाइफ में किसी भी क्वांटिटी को शो करने के लिए, किसी भी मेजरमेंट को शो करने के लिए या किसी भी वैल्यू को शो करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने ये बताना हो कि आपके पास कितने पैसे हैं तो आप किसी नंबर में बोलेंगे। अगर आपसे कहा जाए आपकी हाइट कितनी है, वो भी आपका आंसर किसी नंबर में होगा। आपकी तारीख पैदाइश क्या है, उसका आंसर भी किसी नंबर में होगा। यानी कि आपकी डेली लाइफ में ईच एंड एवरीथिंग डिपेंड करती है नंबर्स पे। तो इसे मैथमेटिक्स का सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट मानते हैं, क्योंकि इन्हीं नंबर्स को यूज करते हुए आप सिंपल अरिथमेटिक्स करते हैं। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारी चीजें रेशियो प्रोपोर्शन वाली, प्रॉफिट लॉस वाली, बैंक डीलिंग वाली, ये सारी आप अरिथमेटिक्स में करते हैं। अलजेब्रा भी नंबर्स पे बेस करता है। और आज की जो ज्यादा एडवांस्ड मैथमेटिकल फील्ड्स हैं, लाइक मिसाइल टेक्नोलॉजी है, रॉकेट साइंस है, कॉस्मोलॉजी है, इन सब के अंदर नंबर्स का यूज होता है। तो हम देखेंगे कि किस किस तरह के नंबर्स होते हैं। वी विल डिस्कस डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर्स। तो नंबर्स की प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग और यूजेस के अकॉर्डिंग बहुत सारी टाइप्स होती हैं, जिनमें फेमस टाइप्स हैं नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, रियल नंबर्स, और एट द एंड हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स को। इसी के अंदर हम एडजस्ट करेंगे प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स को, इवन एंड ओड नंबर्स को। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स क्या है? नेचुरल नंबर से मुराद वो तमाम पॉजिटिव नंबर्स हैं काउंटिंग में जो आप यूज करते हैं। यानी कि आप 1 से ऑनवर्ड शुरू करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7, ये ऑनवर्ड जो आप इस तरह काउंटिंग करते जाएंगे, ये सारे के सारे नेचुरल नंबर्स हैं। नेचुरल नंबर्स की खूबी ये होती है कि जीरो को हम नेचुरल नंबर नहीं मानते। इसी तरह कोई वैल्यू माइनस में है, नेगेटिव है, उसको भी हम नेचुरल नंबर नहीं मानते। किसी वैल्यू के ऊपर रेडिकल का साइन है, ये भी नेचुरल नंबर में नहीं आता। कोई डेसिमल में वैल्यू है, ये भी नेचुरल नंबर में नहीं आती। कोई फ्रैक्शन में वैल्यू है, ये भी नेचुरल नंबर्स में नहीं आती। तो नेचुरल नंबर्स में सिंपल काउंटिंग आती है, 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह ऑनवर्ड जितनी भी आगे गिनती है, अनलिमिटेड है, इनफिनिट है, लामहदूद नंबर्स हैं, ये सारे के सारे किसमें आते हैं? नेचुरल नंबर्स में। सो नेचुरल नंबर्स आर पॉजिटिव काउंटिंग नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंड दे आर एक्सटेंडेड इनफिनिटली। इसका कोई एंड नहीं है। जीरो को हम नेचुरल नंबर में नहीं मानते, कुछ डेफिनेशंस में लिखा होता है, लेकिन ये मिस्टेक होती है। जीरो को हम कभी भी नेचुरल नंबर नहीं मानेंगे और नेचुरल नंबर का आगाज होता है 1 से। तो आपसे एक तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल नंबर, और ऑप्शन में हो सकता है 5 -1 स्क्वायर रूट 2 0.3। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? 5। तो इस तरीके से हमने नेचुरल नंबर को आइडेंटिफाई करना होता है। नेचुरल नंबर की अगर हम प्रॉपर्टीज देखें तो नेचुरल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। इसे हम कहते हैं क्लोज प्रॉपर्टी अंडर एडिशन एंड क्लोज प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब क्लोज प्रॉपर्टी क्या होती है? अगर आप दो नंबर्स को जमा करें, अगर आप दो नेचुरल नंबर्स को ऐड करें तो उसका आंसर हमेशा नेचुरल नंबर ही होगा। यानी कि आप एक नेचुरल नंबर को दूसरे नेचुरल नंबर्स के साथ जमा करें तो आपका आंसर भी कोई नेचुरल नंबर ही होगा। इसको हम कहते हैं क्लोज प्रॉपर्टी ऑफ नेचुरल नंबर अंडर एडिशन। इसके बाद है, अगर आप एक नेचुरल नंबर को किसी दूसरे नेचुरल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर भी कोई नेचुरल नंबर ही होगा। यह है क्लोज प्रॉपर्टी ऑफ
नेचुरल नंबर्स अंडर मल्टीप्लीकेशन। अब इसकी एक एक एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं 4 में 3 को जमा करता हूं तो 4 + 3 7, तो ये दोनों भी नेचुरल नंबर्स हैं, ये भी नेचुरल नंबर है। इसी तरह 4 × 3 आंसर आया 12, तो 4 भी नेचुरल नंबर है, 3 भी नेचुरल नंबर है और उनका ही प्रोडक्ट यानी कि 12 भी नेचुरल नंबर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है नेचुरल नंबर्स आर नॉट ऑलवेज क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन और डिवीजन। यानी कि आपने 6 में से 4 माइनस किया, आपका आंसर 2 आ गया, यहां तक तो बात ठीक है। यानी कि एक नेचुरल नंबर में से दूसरे नेचुरल नंबर को माइनस किया, आंसर भी नेचुरल नंबर आया, यहां पर क्लोज प्रॉपर्टी फॉलो हुई है। लेकिन हमेशा फॉलो नहीं होती। लाइक आप 4 में से 6 को माइनस कर दो, एक नेचुरल नंबर में से दूसरे को माइनस करें, आपका आंसर आया -2, और माइनस की वैल्यूज को आप नेचुरल नंबर्स में काउंट नहीं करते। तो इसका मतलब यह हुआ कि नेचुरल नंबर्स डू नॉट फॉलो क्लोज प्रॉपर्टी अंडर सब्ट्रैक्शन। इसके बाद डिवीजन की बात करें तो अगर आप एक नेचुरल नंबर को दूसरे नेचुरल नंबर से डिवाइड करते हैं तो आपका आंसर एक नेचुरल नंबर हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि हमेशा ऐसे हो। इस तरह अगर हम 5 को 2 से डिवाइड करें तो ये 5/2 ही रह जाएगा, तो ये आपके पास इसका कोई पूरा नंबर नहीं आएगा आंसर में, तो ये आपके पास फॉलो नहीं हो रहा क्लोज प्रॉपर्टी ऑफ नेचुरल नंबर अंडर डिवीजन। नेचुरल नंबर्स की एक खूबी ये होती है, दे आर इनफिनिट, इनकी कोई हद नहीं है। मतलब हमें यह पता है कि सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन सा है, द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1। दिस कैन बी अ पॉसिबल एमसीक्यू। लेकिन हमें यह नहीं पता कि लार्जेस्ट नेचुरल नंबर क्या है, क्योंकि नंबर्स की कोई लिमिट नहीं है। आप जो भी नंबर सोचेंगे उससे बड़ा एक नंबर हो सकता है। तो दे आर ऑल पॉजिटिव, नेचुरल नंबर हमेशा पॉजिटिव होते हैं, इनमें कोई फ्रैक्शन नहीं होती, इसका कोई डेसिमल पोर्शन नहीं होता। तो जब हम सेट्स बनाते हैं, सेट भी मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट है, तो आप उसमें नेचुरल नंबर का सेट n से शो करते हैं, उसके बाद आप मीडियम ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हुए अंदर नेचुरल नंबर्स लिखते हैं 1 2 3 और फिर आगे कंटिन्यू शो कर देते हैं, जो ये बताते हैं कि ये अब आगे जितने भी नंबर्स हैं वो सारे किस में आएंगे, नेचुरल नंबर्स में। सो 1 2 3 4 5 एंड ऑल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। तो इसमें सिंपल आप काउंटिंग करते हैं, इफ यू हैव 5 एप्पल्स एंड ऐड 3 मोर यू गेट 8 एप्पल्स। तो आपका डेली लाइफ का यूज है। तो इनकी अगर तरतीब लिखें तो तरतीब भी यही है कि सबसे पहले 1 आता है, फिर 2 आता है, फिर 3। कौन से नंबर्स नेचुरल नंबर्स में नहीं आते, 0 नेचुरल नंबर्स में नहीं आता, -1 नेचुरल नंबर्स में नहीं आता, 1/2 नहीं आता, √2 नहीं आता। यानी कि 0 भी नहीं आएगा, माइनस वैल्यू भी नहीं आएगी, डिवीजन वाली वैल्यू भी नहीं आएगी और रेडिकल वाली वैल्यू भी नहीं आएगी। तो इसका नेचुरल नंबर्स का सेट हम n से शो करते हैं और इस तरीके से बनाते हैं, और नेचुरल नंबर्स का यूज आपकी डेली लाइफ में हो ही रहा है। नंबर्स की दूसरी टाइप है होल नंबर्स। जब जीरो को डिस्कवर किया गया, मैथमेटिक्स में जीरो का इस्तेमाल शुरू किया गया, तो फिर नई तरह के नंबर्स यूज किए जाने लगे जिन्हें हम कहते हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं कि जिस तरह नेचुरल नंबर्स होते हैं उस तरह सारे नंबर्स प्लस जीरो, यानी कि अगर हम नेचुरल नंबर्स के अंदर जीरो को शामिल कर दें तो आपके पास जो सेट बन जाता है वो होल नंबर्स का बन जाता है। तो नेचुरल नंबर्स का सेट प्लस एक सेट है जिसमें जीरो आपने ऐड कर दिया, तो ये आपके पास बन गया होल नंबर्स का सेट। तो फॉर एग्जांपल अगर आपने होल नंबर्स का सेट लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, आप शुरू करेंगे 0 1 2 3 और आगे कंटिन्यू कर देंगे, तो ये आपके पास बन जाएगा होल नंबर्स का सेट। तो अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स, तो नेचुरल नंबर्स के पास जीरो नहीं होता, होल नंबर्स के पास होता है, इसके अलावा कोई फर्क नहीं है। तो प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये भी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं, यानी कि अगर आप दो होल नंबर्स को जमा करें आंसर होल नंबर आएगा, दो होल नंबर्स को मल्टीप्लाई करें आंसर हमेशा होल नंबर आएगा। लेकिन दो होल नंबर्स को माइनस करें तो जरूरी नहीं कि आंसर हमेशा होल नंबर आए, और डिवीजन करने पर भी जरूरी नहीं कि आंसर हमेशा होल नंबर आए। फिर जिस तरह इस नेचुरल नंबर्स में हमने कहा था कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1, तो उसी तरह स्मॉलेस्ट होल नंबर इज 0। इसी तरह लार्जेस्ट नेचुरल नंबर और लार्जेस्ट होल नंबर की कोई लिमिट नहीं होती। इसमें भी हम नेगेटिव वैल्यूज को शामिल नहीं करते, डेसिमल्स को शामिल नहीं करते और रेडिकल्स को भी शामिल नहीं करते। तो अगर एक बंदे का बैंक बैलेंस हम कहते हैं 0, तो 0 क्या है, असल में वो होल नंबर है। इसी तरह टेम्परेचर आप बताते हो कि 0 केल्विन है या 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो आपके पास होल नंबर ही होता है।
नॉन एग्जांपल्स में वही माइनस की वैल्यू डेसिमल की और रेडिकल की। सेट इसका शो करना हो तो W से शो करते हैं, और अगर हमने इसका रिलेशन बताना हो नेचुरल नंबर से तो हम कहते हैं अगर नेचुरल नंबर्स के साथ हम जमा कर लें जीरो को तो आपके पास होल नंबर्स का सेट बन जाता है। यूज हम कहां पे करते हैं भी, जहां कहीं पर हम जीरो का यूज करना हमारी मजबूरी हो तो वहां पर हम नेचुरल नंबर्स की बजाय होल नंबर्स के सेट को यूज करते हैं। नंबर्स की तीसरी टाइप है इंटीगर्स, क्योंकि आपको डेली लाइफ में समटाइम ऐसी वैल्यूज का सामना करना पड़ता है जो माइनस में होती है, तो हमें इंटीगर्स का यूज करना पड़ता है। अब इंटीगर्स का सेट किस तरह का होता है, इंटीगर्स के सेट को हम शो करते हैं जी से, और इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, हम कहते हैं कि एक तो इसमें जीरो है, फिर प्लस का वन और माइनस का वन, दोनों वैल्यूज इसमें आएंगी, प्लस टू एंड माइनस टू दोनों वैल्यूज इसमें आएंगी, प्लस थ्री और माइनस थ्री दोनों वैल्यूज इसमें आएंगी, और इसी तरह ये सेट कंटिन्यूड रहेगा। यानी कि हमने होल नंबर्स में क्या इजाफा किया है, हमने माइनस वाली भी सारी वैल्यूज इसमें शामिल कर लें तो एक नया सेट बन जाता है, और इस नई तरह के सेट को हम इंटीगर्स का नाम देते हैं। इसमें सारे होल नंबर्स शामिल हैं और उनकी नेगेटिव वैल्यूज भी शामिल हैं। इसमें जो आपके पास स्मॉलेस्ट नंबर है वो जीरो तो नहीं रहा, क्योंकि जीरो से छोटे नंबर माइनस वाले हुए। अब उसको कैसे आप शो करेंगे, एक तो हमने नेचुरल इंटीगर्स को इस तरीके से शो किया है, इंटीगर्स को लिखने का एक तरीकाकार ये भी होता है, आप कहते हैं ये सेट इस तरीके से है कि इसमें जीरो के आगे भी अनलिमिटेड वैल्यूज हैं, जीरो से ज्यादा, और जीरो से कम अगर बात करें तो माइनस वन माइनस टू ये भी अनलिमिटेड वैल्यूज हैं। तो जहां पर भी आप जीरो से माइनस वन एक छोटी वैल्यू होती है, माइनस वन से माइनस टू छोटी वैल्यू है। ये जो इंटीगर्स हैं इनमें खूबी ये होती है कि अगर माइनस का साइन लगाओ तो जितनी बड़ी वैल्यू होगी उतनी छोटी वैल्यू होगी। यानी कि अगर मैं आपके कहूं कि आपके पास -10 रुपीज है, इसका मतलब आपने किसी को 10 रुपए देने हैं, इसका मतलब आपकी दौलत कम है। अगर मैं कहूं कि आपके -100 आपके पास पैसे हैं, तो इसका मतलब आपने किसी को 100 पैसे या 100 रुपीज देने हैं और आपकी वैल्यू और भी कम होगी। तो नेगेटिव वैल्यूज का ये होता है कि जितनी बड़ी वैल्यू होती है नेगेटिव साइन लगने के बाद वो उतनी ही छोटी हो जाती है। तो ये वाला सेट हमारे पास कौन सा कहलाता है, ये इंटीगर्स का सेट कहलाता है, और इसको हम जी से यानी कि जेड से शो करते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, एक तो ये एडिशन की प्रॉपर्टी को भी फॉलो करता है, सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी को भी फॉलो करता है, और मल्टीप्लीकेशन की। यानी कि अगर आप दो इंटीगर्स को जमा करें आंसर हमेशा इंटीगर में आएगा, दो इंटीगर्स को एक दूसरे से माइनस कर दें आंसर तब भी इंटीगर में आएगा। पहले हमारे साथ प्रॉब्लम ये चल रहा था कि अगर हम दो वैल्यूज को माइनस करते थे तो आंसर माइनस में आ जाता था सब्ट्रैक्शन के बाद, तो हम उसको नेचुरल नंबर में भी नहीं रख सकते थे, हम उसको होल नंबर्स में भी नहीं रख सकते थे। अब दो वैल्यूज को सब्ट्रैक्शन अगर आप कर भी लो, आपका आंसर माइनस में आ भी जाए तो माइनस वाली वैल्यूज इंटीगर में आती हैं। सो इंटीगर की जो वैल्यूज हैं वो एडिशन को भी फॉलो करती हैं, सब्ट्रैक्शन को भी फॉलो करती हैं, मल्टीप्लीकेशन को भी फॉलो करती हैं, लेकिन डिवीजन को ये भी फॉलो नहीं करती। इसके बाद अगर हम बात करें तो इनकी इन्फिनिट वैल्यू है, यानी कि इसमें आप स्मॉलेस्ट इंटीगर नहीं बता सकते, आप लार्जेस्ट इंटीगर भी नहीं बता सकते। यानी कि स्मॉलेस्ट इंटीगर क्या होगा कि नेगेटिव वैल्यू की जो एक्सट्रीम होगी, और लार्जेस्ट जो होगा वो पॉजिटिव वैल्यू की एक्सट्रीम होगी। तो ये इसके अंदर है। फिर फ्रैक्शंस भी आप इसके अंदर शामिल नहीं कर सकते, हमेशा एग्जैक्ट वैल्यूज आपने इसके अंदर शामिल करनी है। डेसिमल्स भी आप इसके अंदर शामिल नहीं कर सकते, कंप्लीट वैल्यूज आपने इसके अंदर शामिल करनी है। तो अब इसकी एग्जांपल क्या है, अब नेगेटिव वैल्यूज की आपको जरूरत कैसे पड़ती है, एक तो मैंने आपको बैंकिंग की या फाइनेंस की एग्जांपल दे दी, आपके पास दौलत है या पैसे हैं। दूसरा, समटाइम आप मेजरमेंट कर रहे होते हैं, आप सॉइल को जीरो मान लेते हैं या सी को या सॉइल को आप जीरो मान लेते हैं, तो ये जीरो वैल्यू है। इससे ऊपर आप मेजरमेंट जो लेंगे आप कहते हैं 1 फीट 2 फीट 3 फीट 4 फीट, लेकिन अगर आपने डेप्थ शो करनी हो तो -1 फीट -2 फीट -3 फीट -4 फीट। तो जब आपने इस तरह डेप्थ शो करनी होती है तो आपका आंसर माइनस में चला जाता है। तो इसीलिए जितने भी पहाड़ हैं उसकी वैल्यू हम इस तरह लिखते हैं 8848 मीटर माउंट एवरेस्ट की है, या K2 की लिखनी हो आप लिखते हो 8611 मीटर। लेकिन जब आपने गहराई बतानी हो समंदर की तो आप कहते हैं डेड सी इज 430 मीटर, -430 मीटर इसकी डेप्थ है, यानी कि 430 मीटर की इसकी गहराई है। तो ये अच्छी खासी गहराई बन जाती है। फिर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में आपका अगर जो स्कोर शो हो रहा है या आपकी वैल्यू शो हो रही है +$100, तो इसका मतलब $100 है आपके अकाउंट में,
और -$50 अगर शो हो रहे हैं तो इसका मतलब आपने उल्टा एडवांस लिया हुआ है, या आपके पास अब माइनस में क्रेडिट्स हैं, आपने पैसे किसी के देने हैं। तो इस तरीके से हम ये चीजें शो करते हैं। तो ये आपके पास क्या हो जाता है, इंटीगर्स। इसमें किन नंबर्स को शामिल नहीं करेंगे, आपने नेचुरल नंबर्स में 1 से ऑनवर्ड सारे नंबर शामिल किए, 0 भी नहीं किया, लेकिन होल नंबर्स में 0 शामिल कर लिया। अब होल नंबर तक 0 था और बाकी के नंबर थे, माइनस की वैल्यूज नहीं थी। इंटीगर में माइनस की वैल्यूज भी शामिल हो गई, लेकिन फ्रैक्शंस को, पाई वैल्यू को जो कि डेसिमल में होती है 3.1428 ऑनवर्ड, पूरी एक सीरीज है। फिर रेडिकल 5 ये हम इसके अंदर शामिल नहीं करते। इनको हम शो करते हैं जी से या जेड से। जेड जर्मन लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मतलब है ज़ॉलन, और इसका मतलब भी नंबर्स ही होता है। और इसका सेट आप इस तरीके से लिखते हैं, दरमियान में 0 लिखते हैं, इस तरफ पॉजिटिव वैल्यूज कंटिन्यू करते हैं, इस तरफ नेगेटिव वैल्यूज कंटिन्यू करते हैं। इसे कहते हैं नंबर लाइन पर शो करना, कि आपका जो नंबर है वो नंबर लाइन पर कहां पर मौजूद है। प्रीवियस सेट्स के साथ अगर आपने इसको मिलाना हो तो हम यूं कहेंगे कि अगर हम होल नंबर्स के साथ नेगेटिव होल नंबर्स भी शामिल कर दें, यानी कि होल नंबर्स के साथ माइनस का साइन लगाकर शामिल कर दें, तो आपके पास वैल्यू क्या बन जाएगी, इंटीगर्स बन जाएगी। तो सारे होल नंबर्स इंटीगर्स हैं, सारे नेचुरल नंबर्स भी इंटीगर्स हैं। मैं ये आपको समझाता हूं। नेचुरल नंबर में जितने भी नंबर थे वो हमने सारे उठा के होल नंबर में रख दिए, प्लस उसमें हमने 0 ऐड कर दिया, तो सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हैं, 0 इजाफी है, यानी कि 0 होल नंबर तो है, नेचुरल नंबर नहीं है। इसके बाद हमने क्या किया कि सारे होल नंबर्स उठाए इंटीगर में रख दिए, उसके साथ इजाफी तौर पर हमने सारे होल नंबर दोबारा लिखे, उनके साथ माइनस का साइन लगा दिया, तो ये इंटीगर की वैल्यूज बन गई। तो इस तरीके से जो आपके पास नेचुरल नंबर्स हैं या होल नंबर्स हैं, वो सारे के सारे इंटीगर्स के अंदर अब मौजूद हैं। इसके अंदर सारे नेचुरल नंबर्स भी आ गए, 0 लगने से सारे होल नंबर्स भी आ गए, और सारी माइनस वैल्यूज भी आ गई। इंटीगर्स का हम यूज करते हैं कहां पे हैं? वैसे तो सिंपल मैंने आपको एग्जांपल्स दे दी, लेकिन अगर आप डाटा एंट्री की बात करें, प्रोग्रामिंग की बात करें, अकाउंटिंग में प्रॉफिट लॉस की बात करें, फिजिक्स में चार्जेस की बात करें, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के लिए, तो तकरीबन हर दूसरी जगह हम माइनस वैल्यूज का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम किस चीज का यूज कर रहे हैं, हम यूज करें इंटीगर्स का। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट नंबर्स आ जाते हैं रैशनल नंबर्स। अब रैशनल नंबर्स की बात देखें तो आपने पीछे 0 को शामिल कर लिया, पॉजिटिव वैल्यूज में डिस्क्रीट नंबर्स ले लिए, माइनस वैल्यू में नंबर ले लिए सारे, आपने फ्रैक्शंस नहीं लिए। तो फ्रैक्शंस को भी अगर आप काउंट कर लें तो पिछले सारे नंबर्स और फ्रैक्शन ये कुल मिला के कहलाते हैं रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर्स आर नंबर्स दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द रेशियो ऑफ 2 इंटीगर्स, यानी कि अगर आप 2 इंटीगर्स को फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं तो उसे आप रैशनल नंबर बोलेंगे। जिस तरह 6 डिवाइडेड बाय 7, जिस तरह -2 डिवाइडेड बाय 9, जिस तरह -3 डिवाइडेड बाय 4, जिस तरह 7 डिवाइडेड बाय 4। तो इस तरीके से जब आप नंबर्स लिखते हैं तो इन नंबर्स को आप क्या बोलते हैं, इन नंबर्स को आप बोलते हैं रैशनल नंबर्स। तो इनको आप फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखते हैं P डिवाइडेड बाय Q। अब इसमें एक शर्त यह है कि Q मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। Q को 0 नहीं होना चाहिए, P 0 हो सकता है, Q 0 नहीं हो सकता। यानी कि जब आप दो नंबर्स को फ्रैक्शन में लिखते हैं तो ऊपर वाली वैल्यू को हम लिखते कहते हैं न्यूमिरेटर, उर्दू में कहते हैं शुमार कुनुंदा, और नीचे वाली वैल्यू को हम कहते हैं डिनोमिनेटर यानी कि मुखरिज। तो ये शुमार कुनिंदा और जो आपके पास मुखरिज होता है जिसे आप डिनोमिनेटर कहते हैं, तो ये 2 वैल्यूज होती हैं। तो इनमें से जो डिनोमिनेटर है ये 0 नहीं हो सकता। जब आप किसी वैल्यू के नीचे 0 लगाते हैं, जिस तरह 6 डिवाइडेड बाय 0, तो इसका मतलब 0 को किसी भी बड़े से बड़े नंबर के साथ भी मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर 6 नहीं आता। तो इसका आंसर हम किस में लिखते हैं, इन्फिनिटी में। तो जो आपके पास डिनोमिनेटर है ये क्या होता है, कभी भी 0 नहीं हो सकता। न्यूमिनेटर 0 हो सकता है, यानी कि आप 0 डिवाइडेड बाय 6 लिख सकते हैं। तो 0 डिवाइडेड बाय 6 लिखने की परमिशन है, न्यूमिनेटर को आप 0 लिख सकते हो। तो ये आपके पास क्या बन गए, रैशनल नंबर्स। अब इसमें कुछ साइंसेस हैं, कुछ टेक्निकल चीजें हैं, वो हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। कहते हैं एक तो इसके अंदर सारे इंटीगर्स आ जाएंगे, फिर फ्रैक्शंस आ जाएंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आ जाएंगे। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स को समझ लें, मैं लिखता हूं 3 डिवाइडेड बाय 4। इसी चीज को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 0.75। अब 0.75 जो है ना, इसमें आपने डेसिमल के बाद 2 नंबर लगाए और डेसिमल को खत्म कर दिया।
तो ये आपके पास टर्मिनेटिंग डेसिमल आ जाता है, तो इनको भी हम लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर्स। इसी तरह फॉर एग्जांपल अगर आप लिखें 1 डिवाइडेड बाय 6, या फिर अगर आप इसको लिख लें, अगर आप इसको इस तरह डिवाइड करके देख लें 1 6 0 पॉइंट लगाया, यहां पर आपके पास 0 आ गया, 6 1s आर 6, 10 में से 6 माइनस किया 4, 6 5s आर 30, फिर आपके पास आ गया 1, फिर 6 1s आर 6, फिर आगे आ गया 4, फिर 6 5s आर 30, तो फिर ये आ गया, बल्कि 6 6 आर 36 एक्चुअली आना चाहिए था, ये 36 आ गया, यहाँ पर फिर 4, फिर 36, तो ये 1.666, ये इस तरह आपके पास आंसर आ जाएगा 0.16666। तो ये आपके पास रिपीटिंग पैटर्न आ रहा है। तो अगर आपके पास रिपीटिंग डेसिमल्स आएंगे तो रिपीटिंग डेसिमल्स को भी आप रैशनल नंबर्स में काउंट करेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स को भी आप इसमें काउंट कर लेंगे। प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, ये भी एडिशन की क्लोज प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं, सब्ट्रैक्शन की क्लोज प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन की क्लोज प्रॉपर्टी को भी फॉलो करते हैं। कहते हैं कि इसमें कितने नंबर्स आ जाते हैं, कहते हैं कि किसी भी दो रैशनल नंबर्स के दरमियान बेतहाशा मजीद रैशनल नंबर्स हो सकते हैं। जिस तरह 1 और 2 के दरमियान क्या हो सकता है, 1.0001, 1.0002, 1.0003, आप इस तरह लिखते जाएं, पहले इसको 9 पर लेकर जाएं, फिर इसको 99 पर, फिर 999 पर, फिर 9999 पर, ये नंबर्स खत्म होने को ही नहीं आएंगे, इतने ज्यादा नंबर्स हो सकते हैं। फिर रैशनल नंबर्स पॉजिटिव वैल्यू में भी हो सकते हैं, नेगेटिव वैल्यू में भी हो सकते हैं, जीरो में भी हो सकते हैं, फ्रैक्शंस में भी हो सकते हैं। ये सारे के सारे आपके पास क्या बन जाएंगे, ये सारे आपके पास कहलाएंगे रैशनल नंबर्स। अच्छा, रैशनल नंबर्स की एग्जांपल्स की बात करें तो 1 डिवाइडेड बाय 2 रैशनल नंबर है, माइनस में भी फ्रैक्शन होगी तब भी रैशनल नंबर है। 5, ये जो कंप्लीट नंबर है 6 और 5, क्या हम इसको p डिवाइडेड बाय q की फॉर्म में लिख सकते हैं? जितनी भी आपके पास कंप्लीट वैल्यूज हैं, अगर आप इनके नीचे 1 लगा दें तो आप इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं और इनकी वैल्यू में भी कोई फर्क नहीं पड़ा। 6 डिवाइडेड बाय 1 का आंसर 6 ही रहेगा, तो इसका मतलब 6 डिवाइडेड बाय 1 आपके पास एक फ्रैक्शन है, तो इसलिए हम 6 को भी रैशनल नंबर ही कंसीडर करेंगे। 5 डिवाइडेड बाय 1, तो जितने भी आपके पास नेचुरल नंबर या होल नंबर्स हैं उनके नीचे आप 1 लगा दो तो आप उनको रैशनल नंबर्स में काउंट कर सकते हैं। इसी तरह ये डेसिमल्स वाली वैल्यूज हैं, ये भी आपके पास रैशनल नंबर्स में आ जाएंगी। जितनी भी इंपॉर्टेंट मेजरमेंट्स हैं या किसी चीज की डिवीजन है वो आपके पास रैशनल नंबर्स में आती है। कौन सी चीज है जो अभी तक आपके नंबर सिस्टम का हिस्सा नहीं बनी? अभी तक हमने जितने भी नंबर सिस्टम पढ़े उनमें हमने रेडिकल 2 यानी कि जो रेडिकल के साइन के अंदर वैल्यूज होती हैं, इस तरह की वैल्यूज जिसका कोई एग्जैक्ट कंप्लीट आंसर नहीं आता। फॉर एग्जांपल अगर मैं 4 के ऊपर स्क्वायर रूट या रेडिकल का साइन लगा दूं तो इसका आंसर तो 2 है, तो ये जो स्क्वायर रूट 4 है ये तो मेरे पास 2 में कन्वर्ट होकर एक नेचुरल नंबर बन गया। तो यहां पर आपके पास कंडीशन क्या है कि आपके पास रेडिकल का साइन लगने के बाद जो आंसर आ रहा है वो इसमें से किसी कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा, ना वो नेचुरल नंबर आ रहा है, ना होल नंबर, ना फ्रैक्शन, ना ही वो डेसिमल में रिपीटिंग पैटर्न को फॉलो कर रहा है, या उसका आंसर टर्मिनेट जल्दी हो रहा है, तो ये आपके पास आ जाएंगे। इसी तरह स्क्वायर रूट 2 का आंसर 1.414 और इसके आगे काफी सारे नंबर्स हैं और वो सारे के सारे जो नंबर्स हैं वो सारे रिपीट नहीं हो रहे, वो रैंडम नंबर्स हैं, तो इसलिए रेडिकल 2 या स्क्वायर रूट 2 को हम रैशनल नंबर नहीं मानेंगे, इरैशनल नंबर मानेंगे। और जो नॉन रिपीटिंग नंबर्स होते हैं या पाई की वैल्यू होती है ये आपके पास इरैशनल नंबर है। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पेपर में आता है स्क्वायर रूट 2 के बारे में, स्क्वायर रूट 3 के बारे में, स्क्वायर रूट 5 के बारे में और पाई के साइन के बारे में, और पूछा जाता है कि ये कौन से नंबर्स हैं, तो ये आपके पास इरैशनल नंबर्स हैं, रैशनल नंबर्स नहीं है। रैशनल नंबर्स को हम क्यू से शो करते हैं, क्यू स्टैंड्स फॉर क्वोशंट, और इसमें हम इसका सेट ये लिखते हैं कि क्वोशंट सेट इज एक्चुअली इक्वल टू p डिवाइडेड बाय q, वेयर p इज एलिमेंट ऑफ z, यानी कि जो आपके पास न्यूमरेटर है वो कोई ना कोई होल नंबर है, एंड q इज आल्सो एलिमेंट ऑफ z एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये आपने कंडीशंस इसके अंदर लिखनी होती हैं। अगर हम बात करें प्रीवियस सेट्स के साथ इसके रिलेशन की, तो सारे नेचुरल नंबर्स इसमें आते हैं, सारे होल नंबर्स इसमें आते हैं, सारे इंटीजर्स इसमें आते हैं, उसके अलावा भी इजाफी नंबर्स हैं। तो अभी तक का रिलेशन जो हम लिखना चाहें वो हम यूं लिख सकते हैं,
हम कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर्स आर पार्ट ऑफ, ये इसका मतलब होता है कि सबसेट ऑफ, किसी का हिस्सा होना। नेचुरल नंबर्स आर सबसेट ऑफ होल नंबर्स आर सबसेट ऑफ ज़ोलन नंबर्स यानी कि इंटीगर्स, एंड इंटीगर्स आर सबसेट ऑफ रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स को एक्चुअली हमने क्यू से लिखना है, आर से तो रियल नंबर्स होते हैं, हम इसको क्यू से शो करते हैं, क्यू स्टैंड्स फॉर क्वोशंट, तो ये आपके पास रैशनल नंबर्स आ गए। इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? इरेशनल नंबर्स को हम सिंपल फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखते हैं, जहां पर p एंड q आर इंटीगर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। अच्छा, यहां पर एक्चुअली उलट हो गया, इरेशनल नंबर्स को हम नहीं एक्सप्रेस कर सकते सिंपल फ्रैक्शन की फॉर्म में, वो रैशनल नंबर थे, ये उनके बिल्कुल उलट होंगे, और इनका जो डेसिमल एक्सप्रेशन होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन रिपीटिंग होगा। यानी कि मैं कहता हूं कि एक नंबर है जिसका आंसर है 0.613249672143546546, कोई भी चीज रिपीट नहीं हो रही, हर दफा कोई नया नंबर सामने आ रहा है, तो इस कंडीशन को, अब ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है, तो इस नंबर को हम क्या मानेंगे? इसको हम इरेशनल नंबर मानेंगे। तो इरेशनल नंबर जो होते हैं ये एडिशन की प्रॉपर्टी को भी फॉलो नहीं करते, मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी को भी फॉलो नहीं करते। यानी कि ऐसा नहीं होता कि आप दो नंबर्स को जमा करें तो आंसर हमेशा इरेशनल आए, या दो को मल्टीप्लाई करें तो जरूरी नहीं कि आंसर हमेशा इरेशनल नंबर आए। जिस तरह के ये आपके पास है स्क्वायर रूट 2, ये आपके पास एक इरेशनल नंबर है, माइनस स्क्वायर रूट 2 ये एक दूसरा इरेशनल नंबर है। अगर आप इन दोनों को जमा कर लें तो आपका आंसर 0 आता है, 0 रैशनल नंबर है। तो ये एडिशन की प्रॉपर्टी को, मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करते। दो इरेशनल नंबर्स के दरमियान कोई ना कोई और इरेशनल नंबर मिल ही जाता है, इनकी वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, इनकी वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, और मोस्टली इनके ऊपर रेडिकल का साइन लगा होता है, या इनके साथ लोगारिथम का साइन लगा होता है, या मैथ के जो ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस होते हैं वो हो सकते हैं। तो ये आपके वन पेपर की डिमांड नहीं, ये मैथ के एडवांस कॉन्सेप्ट्स हैं, मोस्टली रूट्स एंड लोगारिथम का कॉन्सेप्ट आपसे डिस्कस किया जाता है। तो फॉर एग्जांपल जो आपके पास रेडिकल 2 का आंसर आएगा वो आएगा 1.4142135562, और आगे ये कंटिन्यू रहेगा, ये कहीं एंड भी नहीं हो रहा और कोई चीज रिपीट भी नहीं हो रही। इसी तरह पाई की वैल्यू, अच्छा हम किताबों में 22/7 पढ़ते आए हैं, लेकिन वो अप्रोक्सीमेट उसकी वैल्यू थी, एग्जैक्ट नहीं थी। तो आपके पास जो वैल्यू आती है वो है 3.1415926535 और कंटिन्यू हो रही है। इसी तरह ई की वैल्यू 2.71828182, इसी तरह ये आगे रैंडम सी वैल्यू जारी रहेगी। तो ये सारे आपके पास इररेशनल नंबर्स हैं। इसी तरह डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर, आपके पास एक इस तरह स्क्वायर है और आप उसका डायगोनल इस तरह निकालते हैं, फॉर अ स्क्वायर विद साइड 1 डायगोनल इज रेडिकल 2। ये जो स्क्वायर रूट 2 है ये कहां पे आंसर आता है? अगर आप किसी भी स्क्वायर का जब डायगोनल निकालते हैं तो उसका आपके पास स्क्वायर 2 जो होता है वो डायगोनल निकलता है। इसी तरह सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस है उसका फार्मूला है c इज इक्वल टू 2 पाई r। तो ये जो c इज इक्वल टू 2 पाई r है, इसमें वजूद पाई जो है जस्ट वो वाला पार्ट इरेशनल नंबर है। तो कौन सी चीजें इरेशनल में नहीं आती? वो सारी चीजें जो रैशनल में आती हैं वो इरेशनल में नहीं आती। और इरेशनल के लिए आप जो क्वोशंट का साइन है उसके ऊपर इस तरह प्राइम शो कर देते हैं, तो ये आपके पास इरेशनल नंबर्स बन जाते हैं। एंड द वेरी लास्ट काइंड ऑफ नंबर्स आर रियल नंबर्स। अच्छा, इरेशनल नंबर्स का यूज भी बहुत एडवांस्ड है, जिस तरह फिथागोरस थ्योरम में है, फिजिक्स के अंदर वेव फंक्शंस वगैरह में है, क्रिप्टोग्राफी में, इरेशनल बेस्ड एल्गोरिथम्स में है, तो उनके अंदर हम इसको यूज करते हैं। रियल नंबर्स की बात करते हैं। दुनिया के सारे नंबर्स, सारे रैशनल नंबर्स, सारे इरेशनल नंबर्स, वो सारे मिला दें तो जो आपके पास नंबर्स बनते हैं वो रियल नंबर्स हैं। रियल नंबर्स का कॉन्सेप्ट बेसिकली इस कॉन्सेप्ट पर बेस करता है कि दुनिया में जितनी भी रियल वैल्यूज हैं, इमेजिनरी नहीं, रियल वैल्यूज जितनी भी हैं वो सारी की सारी अगर हम एक ही सेट में जमा कर दें तो सेट कहलाएगा रियल नंबर्स। तो जब सारे नंबर ही रियल नंबर बन गए तो ये एडिशन की प्रॉपर्टी को भी फॉलो करेंगे, सब्ट्रैक्शन भी, मल्टीप्लिकेशन भी और डिवीजन की भी। तो इसमें भी कोई आपके पास स्मॉलेस्ट नंबर भी नहीं है, कोई लार्जेस्ट नंबर भी नहीं है, इसकी किसी तरफ कोई हद नहीं है। अच्छा, एवरी नॉन एम्प्टी सेट ऑफ रियल्स विद एन अपर बाउंड हैज एट लीस्ट अपर बाउंड। अगर आप अपनी तरफ से कोई सेट लिखते हैं, फॉर एग्जांपल आप रियल नंबर्स का एक सेट लिखते हैं और सेट के अंदर वैल्यूज लिखते हैं 6, 11, 15, 17। अभी आपने अपनी मर्जी से एक सेट बनाया है तो इसके अंदर तो हमें पता है कि सबसे बड़ा रियल नंबर कौन सा आ रहा है।
लेकिन मोस्टली ओवरऑल रियल नंबर्स की कोई हद नहीं है, माइनस वैल्यूज में भी और प्लस वैल्यूज में भी। तो सारे इन्फिनिट नंबर्स इसमें आ जाते हैं, सारे अनकाउंटेबल नंबर्स इसमें आ जाते हैं। हर वो चीज जिसको मेजर कर सकते हैं वो किसमें आ जाएगी, रियल नंबर्स में। जीरो भी आ जाएगा, पॉजिटिव वैल्यूज भी, नेगेटिव वैल्यूज भी, डेसिमल्स भी, फ्रैक्शंस भी, रिपीटिंग भी, नॉन रिपीटिंग भी, हर तरह के डेसिमल्स आ जाएंगे। पाई की वैल्यूज भी आ जाएंगी, ई की वैल्यूज भी आ जाएंगी, रेडिकल साइन वाली वैल्यूज भी आ जाएंगी, ईच एंड एवरीथिंग। तो हम अमूमन ये कहते हैं कि रियल नंबर्स आर एक्चुअली क्यू यूनियन आर डिवाइडेड बाय क्यू। ये एक्चुअली आपके पास होता है, यहां पर हम आर डिवाइडेड बाय क्यू तो नहीं लिखेंगे, क्यू प्राइम लिख देते हैं। तो आपके पास जो रियल नंबर्स हैं इसमें आपके पास रैशनल नंबर्स भी आ जाते हैं और सारे के सारे इररेशनल नंबर्स भी इसके अंदर आ जाते हैं। तो रियल नंबर्स का यूज मतलब आप फिजिक्स पढ़ लो, मैथ पढ़ लो, केमिस्ट्री पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, आप किसको डील कर रहे हो, आप रियल नंबर्स को। तो नेचुरल नंबर्स पार्ट है होल नंबर्स का, होल नंबर्स पार्ट है इंटीगर्स का, इंटीगर्स पार्ट है रैशनल नंबर्स का। जो बाकी बच जाएगा सारे का सारा वो कहलाएगा इररेशनल नंबर्स। ये इररेशनल नंबर्स और रैशनल प्लस इररेशनल नंबर्स सारे कुल मिला के कहलाएंगे रियल नंबर्स। तो ये आपके पास नंबर लाइन की हायरार्की है जो हम इसके अंदर डिस्कस कर सकते हैं। फिर मैथ में एक कॉन्सेप्ट होता है वेन डायग्राम्स का। तो वेन डायग्राम्स के अंदर हम नंबर्स को इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये रहे नेचुरल नंबर्स, और अगर इसमें जीरो भी शामिल कर दें तो सारे होल नंबर्स, और इसमें अगर हम माइनस वैल्यूज भी शामिल कर दें तो नेचुरल नंबर और होल नंबर किसके अंदर आ गए, इंटीगर्स के अंदर आ गए। और अगर आप इसके अंदर फ्रैक्शंस भी शामिल कर दें तो रैशनल नंबर्स, और इस रैशनल नंबर के साथ हम इररेशनल नंबर को भी मिला दें, क्योंकि इररेशनल नंबर एक अलग चीज है। तो हम इस तरह दायरा नहीं लगाएंगे क्योंकि वो ये शो हो जाएगा कि इररेशनल नंबर के अंदर रैशनल भी आते हैं। रैशनल की दुनिया अलग है, इररेशनल की दुनिया अलग है, और इन सबको कंबाइन कर दें तो ये आपके पास बन जाते हैं रियल नंबर्स। अब अगर हमने डिफरेंस देखना हो अपनी आसानी के लिए कुछ सेट्स में, तो एक हमने देखना है नेगेटिव साइन किनके पास है, फ्रैक्शंस किसके पास है, डेसिमल और एग्जांपल्स। तो नेगेटिव किसके पास नहीं है, नेचुरल नंबर और होल नंबर के पास नेगेटिव वैल्यूज नहीं है। बाकी इंटीगर्स, रैशनल, इररेशनल और रियल के पास नेगेटिव वैल्यूज होती हैं। इसके बाद जीरो की बात करें, हमारे फ्रैक्शंस की बात करें, तो नेचुरल नंबर के पास, होल नंबर्स के पास और इंटीगर्स के पास फ्रैक्शंस नहीं होती, जबकि इंटीगर्स के रैशनल, इररेशनल और रियल के पास, रैशनल और रियल के पास जो फ्रैक्शंस होती हैं इररेशनल के पास भी नहीं होती। फिर अगर हम डेसिमल फॉर्म की बात करें तो नेचुरल नंबर में सिर्फ होल वैल्यूज, पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं। होल नंबर्स में जो होल नॉन नेगेटिव, ये आपके पास एक्चुअली होल नंबर्स में आपके पास जीरो प्लस बाकी की सारी वैल्यूज होती हैं। इंटीगर्स में आपके पास जो होते हैं डेसिमल फॉर्म वो होल नंबर्स की हो सकती है। रैशनल में आपके पास टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल्स हो सकते हैं। इररेशनल में नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हो सकते हैं, और रियल में सारे के सारे हो सकते हैं। तो ये आपके पास कॉन्सेप्ट हो गए नंबर सिस्टम्स के, कि नंबर सिस्टम्स एक्चुअली क्या होते हैं। अब हम इसकी कुछ एग्जांपल्स सॉल्व करके देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन, अब इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स। तो एक तो तरीका ये है कि आप इस तरह लिखें, आप लिखें 1 + 2 + 3 + 4 + 5, आप इस तरह लिखने बैठ जाएं, सारे के सारे लिखें और सारे जमा करें, इस तरह चलते जाएं 20 तक और आपको आपका आंसर मिल जाए। ये हो गया मेहनत वाला काम। दूसरा तरीका है कि आप एक स्मार्ट तरीके से एक फार्मूला याद कर लें। अगर आपको क्वेश्चन आ जाता पेपर में, फाइंड द टोटल ऑफ 20 नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट 20 या फर्स्ट 99 या फर्स्ट 100, तो आपने उसमें फार्मूला पुट करना है कि सम ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई n + 1 डिवाइडेड बाय 2। यानी कि अगर मुझे कह दिया जाए कि पहले 20 का ढूंढे, तो हमें एक्चुअली n की वैल्यू क्या होगी 20, और अंदर हमने लिखना 20 + 1 डिवाइडेड बाय 2, और ये आपके पास हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई 21 डिवाइडेड बाय 2। आप आसानी के लिए इसको इस तरह डिवाइड कर लेते हैं, और 21 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे आपका आंसर आपके पास आ जाएगा, तो 210 आपका आंसर होगा। ये एक ट्रिक है, अगर पेपर में इस तरह का क्वेश्चन आता हो तो आपके जहन में ये फार्मूला होना चाहिए। अगर हमें कहा जाए कि पहले 4 नंबर्स यानी कि 1 2 3 4 इसका टोटल पता करके बताएं, तो हम कैसे करेंगे, हम करेंगे s = 4 × 4 + 1 डिवाइडेड बाय 2। अब ये 2 2s are 4 हो जाएगा, और 2 को अंदर जो 4 + 1 5 से मल्टीप्लाई करेंगे आपका आंसर आ जाएगा 10।
अब आपने चेक करना है क्या वाकई इनको जमा करने से 10 आंसर आता है। 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10। तो ये इस तरीके से आपका आंसर आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द 10th नेचुरल नंबर, यानी कि आपने 10वां नेचुरल नंबर बताना है। तो नेचुरल नंबर ढूंढना तो बड़ा आसान है। पहला नेचुरल नंबर है 1, सेकंड नेचुरल नंबर है 2, तो 10th नेचुरल नंबर है 10, 100th नेचुरल नंबर है 100। इसी तरह अगर आपसे पूछा जाए 146th नेचुरल नंबर बताएं, तो 146 जो है वो रेलेवेंट नेचुरल नंबर है। इसके बाद है हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स आर देयर बिटवीन 15 एंड 30। अब क्वेश्चन की सेंस समझे, तो आपसे पूछ रहे हैं 15 और 30 के दरमियान कितने नंबर हैं। तो एक इसमें तरीकेकार ये है कि आप सबसे बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस कर दें, आपका आंसर क्या आ रहा है 15। अब आपने क्या किया, 30 में से 15 तो निकाल दिया, पहले 15 नंबर निकाल दिए, तो 15 ऑलरेडी निकल गया है। अब आपके पास आए 15 नंबर, आपने उसमें 30 को शामिल किया हुआ है, अब आपने 30 को भी माइनस कर देना है, तो बाकी 14 यानी कि 14 नंबर जो है वो आपके पास है 15 और 30 के दरमियान। एक्चुअली अगर आप इसको एक और सेंस में करना चाहें मजीद आसानी से, क्योंकि मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट्स मुख्तलिफ माइंड्स को मुख्तलिफ तरीके से समझ में आते हैं। तो मैथमेटिक्स में आपको अगर एक कॉन्सेप्ट एक तरीके से समझनी है, आप लाजमी उसको दूसरे तरीके से करके देखें। आपने ढूंढना है 15 और 30 के दरमियान, यानी कि आपने 16 से शुरू करना है और 29 तक जाना है। तो 16 से लेकर 29 तक कितने नंबर हैं? असल में 16 में अगर आप 13 जमा कर लें तो आपका आंसर आ रहा है 29। तो इसका मतलब 13 नंबर ये हो गए और एक इसमें कौन सा नंबर हो गया 16 खुद, तो ये आपके पास 14 नंबर इसका आंसर होगा। तो इस तरीके से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्या जीरो एक नेचुरल नंबर है? नहीं, जीरो नेचुरल नंबर नहीं, होल नंबर है। स्मॉलेस्ट होल नंबर कौन सा है? 0। 7 -7 + 12। अच्छा, अब ये वो चीज है जिसमें आप लोग मिस्टेक करते हैं। अगर आपको दो वैल्यूज को जमा करना पड़े, एक माइनस में है एक प्लस में है, तो आप क्या करेंगे? आप बड़ी वैल्यू में से छोटी को माइनस ही करेंगे। अगरचे आपसे जमा करने को कहा जा रहा है, लेकिन बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस करेंगे। तो आप एक्चुअली यहां पर कर क्या रहे हैं, आप 12 में से 7 को माइनस कर देंगे, आंसर आएगा 5। अब जब 5 आंसर आ गया, उसके बाद आपने देखना है कि किस वैल्यू के साथ कौन सी वैल्यू बड़ी है। जो वैल्यू बड़ी होगी उसके साथ जो भी साइन लगा होगा आपने आंसर के साथ लगा देना। अब इस क्वेश्चन की आपको समझ यूं आएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर ये क्वेश्चन होता है +7 - 12, अब आप इसको सॉल्व करें। अब आप क्या करेंगे, फिर बड़ी वैल्यू में से छोटी को ही माइनस करेंगे, यानी कि 12 में से 7 को ही माइनस करेंगे, आपका आंसर आएगा 5। लेकिन आप साथ साइन किसका लगाएंगे? लार्जर वैल्यू का, बिगर वैल्यू का। वो वैल्यू जो दूसरी वैल्यू से बड़ी है आप उसका साइन साथ लगाएंगे। तो जब भी आपने दो नंबर्स को जमा करना हो जिनमें से एक साथ जमा का साइन हो एक साथ माइनस का साइन हो, तो बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस करें और आंसर के साथ साइन लगाएं बड़ी वैल्यू का। तो ये आपका एडिशन हो जाता है, ये आपकी सब्ट्रैक्शन हो जाती है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है -15 में से हमने माइनस करना है -8 को। अब यहां पर देखें, एक वैल्यू है -15, दूसरी वैल्यू है -8 और हमने इनको क्या करना है? माइनस करना है। अब इस कॉन्सेप्ट को आप लोग समझें। आपने जब -15 में से माइनस करना है -8 को, तो ये माइनस इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये ब्रैकेट के साथ अंदर वैल्यू में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो माइनस माइनस जमा हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा -7। लेकिन अगर पेपर में क्वेश्चन बस ये होता है कि सब्ट्रैक्ट 8 फ्रॉम -15, तो फिर आप इसको इस तरीके से करेंगे, -15 में से 8 को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये आपका फिर इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। दोनों बातों में फर्क है। एक वैल्यू पहली माइनस में है, अब आप इन्हें एक और माइनस का साइन लगाना है, तो माइनस माइनस को क्या कर देता है? जमा कर देता है। तो इस तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज ग्रेटर, -3 या -7? मैंने आपको बताया था कि जो वैल्यू जितनी बड़ी होती है माइनस लगने के बाद उतनी छोटी हो जाती है। तो 7 छोटी वैल्यू बन गया और 3 जो है ये लार्जर वैल्यू, ग्रेटर वैल्यू बन गया। 245 इवन है या ओड? अब इवन या ओड का कॉन्सेप्ट तो अभी हमने देखना था। इवन या ओड का कॉन्सेप्ट ये होता है कि हर वो नंबर जिसको आप 2 से डिवाइड करें और आपका आंसर भी एक कंप्लीट नंबर आए, तो वो इवन नंबर्स होते हैं। और ऐसे नंबर्स जिनको अगर आप 2 से डिवाइड करें और आपका आंसर कंप्लीट वैल्यू में ना आए, वो ओड नंबर होते हैं। या फिर इससे भी आसान, अगर किसी वैल्यू के एंड पर 0 आ रहा है या 2 आ रहा है या 4 या 6 या 8, आखिरी डिजिट जो है, तो वो आपके पास इवन वैल्यूज होती हैं।
और अगर किसी वैल्यू के एंड पर 1, 3, 5, 7 या 9 आ रहा है तो वो ओड वैल्यूज हैं। तो ये आपके पास एंड पर क्या आ रहा है 5, तो इसका मतलब आखिरी जो नंबर है वो ओड है, तो इसलिए हम इसको ओड वैल्यू ही मानेंगे। नेक्स्ट है पहले 10 इवन नंबर्स का टोटल जमा करें। देखें पहले आपने नेचुरल नंबर्स का टोटल जमा किया था जिसमें आप फार्मूला लगाते थे s इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। लेकिन अब आपने इवन नंबर्स का करना है, और इवन नंबर्स की खूबी ये होती है कि ये पहले एक नंबर छोड़कर आगे चल रहे होते हैं। 2, 4, 6, 8, 10, दरमियान में 3, 5, 7, 9 वगैरह नहीं है। तो इसका अगर आपने टोटल निकालना है तो ये जो डिवाइडेड बाय 2 था ये अब आप नहीं करेंगे, तो आपका आंसर इस फार्मूले से निकलेगा। तो पहले 10 इवन नंबर्स का निकालना है तो s इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 10 प्लस 1, तो ये आपका आंसर होगा 10 मल्टीप्लाई 10 प्लस 1 11 होता है। 10 मल्टीप्लाई 11 क्या हो जाएगा 110। ठीक है, तो ये आपका इस तरीके से आंसर। तो ये फार्मूला आप लोग लाजमी तौर पर याद कर लीजिएगा इवन नंबर्स के लिए। नेक्स्ट है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 ओड नंबर्स। पहले 15 या 10 या 6 या 7, अगर आपने ओड नंबर्स का टोटल फाइंड आउट करना है तो आपने जितने नंबर्स हैं उनका स्क्वायर ले लेना है। जिस तरह के ओड नंबर होते हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, इस तरीके से इस तरतीब से आप चलते जाते हैं। तो अगर आपने इनका टोटल मालूम करना है, फॉर एग्जाम्पल मैंने पहले 2 का मालूम करना है तो s इज इक्वल टू n स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर, आंसर होगा 4। तो आपको पता है 1 प्लस 3 4। इसी तरह पहले 3 नंबर्स का करना है तो 3 का स्क्वायर ले लेंगे, आंसर आएगा 9। 1 प्लस 3 4 प्लस 5 9। पहले 3 नंबर्स का हमने टोटल फाइंड आउट कर लिया। पहले 4 का करना है तो s इज इक्वल टू 4 स्क्वायर, आंसर आएगा 16। तो आपने 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 5 9, 9 प्लस 7 16। तो पहले आपको 10, 15, 20 जितने भी ओड नंबर्स का कहा जाए, यहां पर 15 का कहा गया है, आप 15 का स्क्वायर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 225। ये स्मॉल ट्रिक्स होती हैं जो आप लोगों को आनी चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन है क्या -5 एक नेचुरल नंबर है। हमें कंफर्म पता है कि कोई भी माइनस वैल्यू जो होती है वो नेचुरल नंबर नहीं होती। क्या -5 होल नंबर है। होल नंबर्स में भी माइनस वैल्यूज नहीं होती। तो ये आपके पास क्या है इंटीगर, इंटीगर्स के अंदर माइनस वैल्यूज मौजूद होती हैं। इसके बाद क्वेश्चन आ जाता है हाउ मेनी इंटीगर्स आर बिटवीन -10 एंड 5। अब आपने इसको देखना है। देखिए इंटीगर्स में वैल्यू 0 के बाद भी होती है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, और इसी तरह माइनस में भी होती है, -1, -2, इस तरह चलती जाएगी, -10 आएगी। अब आपने देखना है -10 और 5 के दरमियान कितने नंबर्स हैं। तो आपने उसके लिए काम करना है। एक तो आपने 0 से शुरू करके 5 तक जाना है और फिर वापस आना है। अगर आप 0 से शुरू करके 0 को शामिल रखना है, 0 से शुरू करके 5 तक जाते हो और 5 को छोड़ देते हो तो आपके पास टोटल 5 नंबर हैं। एक तो 4 नंबर ये और एक उसमें ये 0, टोटल 5 वैल्यूज आपके पास पॉजिटिव है इंक्लूडिंग 0, और नेगेटिव में आपने 10 तक आना है, 10 को शामिल नहीं करना, तो 9 वैल्यूज आपने यहां से ले लेनी है। तो 9 प्लस 5 द आंसर विल बी 14। तो आप पॉजिटिव इंटीगर्स को और नेगेटिव इंटीगर्स को अलग अलग जमा करेंगे और साथ 0 को शामिल कर लेंगे। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट है फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ -18। अब एडिटिव इनवर्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है। किसी भी नंबर का जो ऑपोजिट साइन की वैल्यू होती है वो एडिटिव इनवर्स कहलाती है। जिस तरह 6 का एडिटिव इनवर्स -6, 18 का एडिटिव इनवर्स -18। तो अगर -20 का पूछ लिया जाए तो प्लस का 20, यानी कि अकेला 20 लिखा हो तो उसे हम बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। तो ये एडिटिव इनवर्स का कॉन्सेप्ट है। जिस तरह एक एडिटिव इनवर्स का कॉन्सेप्ट होता है उसी तरह मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का कॉन्सेप्ट भी होता है। हम दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। एक है आपके पास एडिटिव इनवर्स और एक आपके पास है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो एडिटिव इनवर्स ये होता है कि हम ऑपोजिट साइन यूज करते हैं। 6 के लिए -6, 4 के लिए -4, -2 के लिए +2। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या होता है कि आप ऑपोजिट स्टेटस यूज करते हैं। जिस तरह 6 न्यूमरेटर है लेकिन इसका इनवर्स क्या होगा 1/6। हम कहते हैं 3/4, इसका इनवर्स होगा 4/3। इसी तरह करते हैं 1/6, तो इसका इनवर्स होगा 6/1, जिसको हम सिंपली 6 भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, एडिटिव इनवर्स और
मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। यहीं पर एक और प्रॉपर्टी है जो मैं आपको यहां पर करवा देता हूं। एक कॉन्सेप्ट होता है एडिटिव आइडेंटिटी और एक कॉन्सेप्ट होता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब क्या फर्क होता है दोनों में, एडिटिव आइडेंटिटी में और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में? किसी भी नंबर के अंदर अगर आप ऐसा नंबर जमा करें तो उस नंबर को कोई फर्क ना पड़े तो उसे हम एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। सो जीरो इज एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ ऑल नंबर्स। जीरो को किसी में भी जमा कर दो वो वैल्यू चेंज नहीं होगी, तो जीरो को हम क्या बोलते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी। और वन को हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, क्योंकि वन को आप किसी से भी मल्टीप्लाई कर दो। 4 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो 4, पाई को 1 से मल्टीप्लाई कर दो पाई, रेडिकल 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो रेडिकल 2। तो 1 को हम किसी भी नंबर के लिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आप लोगों ने इसके अंदर कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट है दो माइनस की वैल्यूज को अगर मल्टीप्लाई करना पड़ जाए तो इसको कई तरीके से लिख सकते हैं, -4 मल्टीप्लाई -6, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं -4 मल्टीप्लाई -6। जब दो ब्रैकेट साथ साथ हो तो उसका मतलब होता है वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। जब तक उनके दरमियान कोई साइन नहीं लगाएंगे उसका कंफर्म मतलब मल्टीप्लीकेशन ही होता है। तो जब आप दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले आपने वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है। 4 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 24 आता है। अब आपने साइंस को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लीकेशन के साइंस की बड़ी क्लियर कट बात है, अगर साइन सेम होंगे तो मल्टीप्लाई होके आंसर पॉजिटिव आएगा, यानी कि प्लस मल्टीप्लाई प्लस, प्लस की वैल्यू आएगी, माइनस मल्टीप्लाई माइनस, आंसर प्लस ही आएगा। यानी कि दो वैल्यूज अगर सेम साइन के साथ हो तो आंसर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू में आएगा। लेकिन अगर हम एक पॉजिटिव वैल्यू को दूसरी नेगेटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई करें आंसर हमेशा नेगेटिव वैल्यू में आएगा। तो ये मल्टीप्लीकेशन का रूल है। तो -4 को -6 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आपके पास पॉजिटिव 24 आएगा। नेक्स्ट हमारे पास ब्रैकेट, ऑर्डर, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन की तरतीब के क्वेश्चन है जिसे हम बोलते हैं बोर्ड मैस रूल। यानी कि आपने पहले ब्रैकेट्स को तरतीब से करना है, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। यानी कि आप अगर आपके पास एक क्वेश्चन है जिसमें वैल्यूज के ऊपर बार का साइन लगा है तो आपने पहले नंबर पर इसे करना है, फिर आपने स्मॉल ब्रैकेट को करना है, फिर आपने मीडियम ब्रैकेट को करना है, फिर आपने लार्ज ब्रैकेट को करना है, फिर आपने डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। इस रूल को बोलते हैं बोर्ड मैस रूल। अब इसका एक डिफरेंट फॉर्म भी आ गई है जिसे हम बोलते हैं पेमडास रूल। तो इसमें क्या होता है, P स्टैंड्स फॉर पैरेंथेसिस, जिसका मतलब ब्रैकेट्स ही होता है। इसमें जो एक डिफरेंट चीज है वो है एक्सपोनेंट्स, यानी कि अगर पावर्स लगी हुई हैं वैल्यूज के ऊपर, 2 स्क्वायर, 2 की पावर 3, 2 की पावर 5, तो वो एक्सपोनेंट्स होते हैं। फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर डिवीजन, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। तो इसमें आप पहले ब्रैकेट्स करते हैं, पहले स्मॉल ब्रैकेट, फिर मीडियम ब्रैकेट, फिर आप कैपिटल ब्रैकेट, फिर आप करते हैं मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, दोनों में से जो मर्जी पहले कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन में से कुछ एक कर सकते हैं। और जहां पर मैं एक्सपोनेंट्स को नहीं लिख पाया, यहां पर आपने एक्सपोनेंट्स को करना होता है ब्रैकेट्स के बाद। तो ये रूल कहलाता है पेमडास रूल। तो इस रूल के मुताबिक जब आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो फॉर एग्जांपल हम इसको सॉल्व करते हैं तो माइनस है और प्लस है, जिसको मर्जी पहले कर लो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम कर लेते हैं 8 - 12 + 5, ये आपके पास हो जाएगा 17। तो आप करेंगे, नहीं इसमें थोड़ा सा फर्क आ गया। इसमें आपने जब इसको सॉल्व करना है तो वो जो एक मिस्टेक हम कर रहे थे वो हमने मिस्टेक नहीं करनी। यहां पर आपने याद रखना है कि आपके पास कौन सी वैल्यू प्लस की है और कौन सी माइनस की है। तो 8 आपके पास प्लस की वैल्यू है, ये आपके पास माइनस हो रहा है 12 और फिर +5 हो रहा है। तो हम 8 में से करते हैं -12 करते हैं, ये प्लस का 8 है, ये माइनस का 12 है। बड़ी वैल्यू में से हम छोटी वैल्यू को माइनस करेंगे, तो 12 में से 8 को माइनस करेंगे, आंसर आएगा 4। लेकिन साथ हम साइन यूज करेंगे बड़ी वैल्यू का, तो -4 हो जाएगा। और साथ आएगा +1, तो आपका आंसर हो जाएगा -4 + 1। ये बड़ी वैल्यू में से छोटी को माइनस करेंगे और बड़ी वैल्यू के साथ साइन लगाएंगे, +1 आपका एग्जैक्ट यहां पर आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपने दूसरे तरीके से करना है, यानी कि आपने एडिशन पहले करना है, तो एडिशन में भी यहां पर एक चीज है कि आपने एक्चुअली -12 + 5 करना है, 12 + 5 नहीं करना,
-12 + 5 करना है, यानी कि जिस वैल्यू को सॉल्व करना है उसको उसके साइन के साथ लेकर जाना है। तो जब आप -12 + 5 करेंगे उस सूरत में भी आपने बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस करना है और साथ साइन यूज करना है बड़ी वैल्यू का। तो ये -7 हो जाएगा। 8 - 7 1 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द ग्रेटेस्ट इंटीगर लेस देन 3.7। देखें 3.7, अब ये याद रखें कि 3.7 जो है ये आपके पास इंटीगर नहीं है, तो हमने इससे छोटी वैल्यू ढूंढनी है जो इंटीगर हो। तो 3.7 से नीचे जो कंप्लीट वैल्यू में मिल रही है वो 3 मिल रही है, और अगर हम इससे बड़ी वैल्यू कहा जाता तो 4 इससे बड़ा इंटीगर होना था। तो यहां पे आंसर क्या है? 3। तो यहां पर हमने काफी सारे नंबर्स डिस्कस कर दिए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम शुरू करेंगे प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स से। यहां पर हम इस लेक्चर को फिलहाल कंप्लीट समझते हैं। अगर आप लोगों की तरफ से कोई फीडबैक हो, कोई चीज आप इजाफी तौर पर पूछना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एमके प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से हम अल्हम्दुलिल्लाह अपने सेशन में ये सारी मैथ कवर भी करवाते हैं, इसके टेस्ट भी कंडक्ट करवाते हैं। तो उसके लिए आप लोग सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। सेशन ज्वाइन करने के लिए आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करेंगे 0333 260 5045। मैथ में अपने आप को एक्सपर्ट करने का मकसद ये है या मतलब ये है कि आप लोग मैथ में मास्टर्स करके बेहतरीन अपनी एक्सपर्टीज कंप्लीट करके किसी भी वन पेपर को क्रैक कर सकते हैं। उम्मीद है इस वीडियो से आपको काफी फायदा होगा। फिर भी अगर आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।